आप लोग थे मेरे साथ लॉर्ड वेवल पर, और शुरू करना हमने आज। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड भी मैंने आप लोगों को बता दिया, 1944 से 1947। और बहुत बढ़िया इंसान है, रायता इसने फैलाया, सब कुछ इसने किया, और लास्ट में ठीक करने के लिए भेज दिया लॉर्ड माउंटबेटन को कि सर आप जाओ और वेवल ने जो भी किया है कांड वो सारा निपटा कर आओ। क्या हुआ था, लॉर्ड वेवल को ये लग रहा था कि यार इंडियंस को ना कुछ महंगा से ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब इनको शिमला विमला बुलाते हैं और कुछ मस्त सा डिनर विनर करवा के उसके बाद अपने असली रंग दिखाएंगे। चलो जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लीडर्स आते हैं, शिमला एक कॉन्फ्रेंस होती है 25 जून 1945 को। और तब तक अगर देखा जाए ना तो वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगस्त में तो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरने वाले हैं, जून के महीने में आप शिमला कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। किसी को क्या ही पता था कि अमेरिका बॉम्ब सही में ड्रॉप कर देगा, क्योंकि अमेरिकन हिस्ट्री भी बड़ी अलग रही है। कहा यह जाता है कि जर्मनी के एक जूइश ने एल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय जिंदा थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीधी बात थी उस आदमी की, तो ही सेड टू दैट पर्सन कि सर जर्मनी ने ना, मतलब हिटलर ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, तो मैं तो एडवाइस करूंगा अमेरिका को कि आप लोग भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दो, अदरवाइज जर्मनी तो डिस्ट्रक्शन ले आएगा। क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ऑलमोस्ट ऐसे ही लड़ा जा रहा था। तो यहां पर हालांकि उसने एक लेटर लिखा, और उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने तो आप लोगों को वैसे भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वॉर का माहौल था। और यहां पर प्रेसिडेंट ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनको सही में ये बात सच लगी कि जर्मनी ने उसने न्यूक्लियर बॉम्ब सही में बना लिया है, तो एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, और इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अध्यक्ष रखे गए थे रॉबर्ट हाइमर ओपनहाइमर। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट ओपनहाइमर है ये बॉम्ब बनाते हैं, और कहा जाता है कि हमेशा एक भगवत गीता की कॉपी इनके हाथों में होती है। चलिए जी, अब ये बॉम्ब ये सोच के तो बिल्कुल नहीं बनाता कि ये सही में फोड़ ही देगा अमेरिका। तो 6 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 या 9 अगस्त में पहला बॉम्ब गिराया जाता है, जो एटम बॉम्ब था। एटम बॉम्ब एक्चुअली आर द न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओनली। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बोला जाता है एटम बॉम्ब को? क्योंकि एटम का मतलब क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था किसी भी एटम को अगर ब्रेक करोगे ना, न्यूक्लियस को, तो एक इमेंस एनर्जी बाहर निकलेगी, E=mc²। मतलब एनर्जी मास का मतलब उसके डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने सोची और एक आपने बॉम्ब बनाया, सिंपल सी बात है। और ओपनहाइमर का ये बॉम्ब जब पहली बार गिरता है तब इसको ये लगता है कि यार मेरे हाथ खून से रंग चुके हैं, क्योंकि ये बॉम्ब मैंने ही तो बनाया था। ऐसे में ओपनहाइमर ये बोलते हैं अब मैं अमेरिका के लिए कोई और बॉम्ब मतलब डेवलप नहीं करूंगा। जबकि देखा जाए तो जर्मन्स के पास अभी तक कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, ये केवल एक अफवाह ही थी जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो जून में लॉर्ड वेवल ये सोच रहे हैं कि इंडियंस को एक महंगा सा डिनर होस्ट करते हैं, इनकी बुद्धि घूमेगी और शायद ही हमारी बातों में हाँ मिला लेंगे। जैसे कि एक ब्रिटिश उस समय पूजे जाते थे, या ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश तौर तरीका पूरा माहौल सेट कर दिया आपका। जैसे सपोज करो ना यार कि मैं आप लोगों को डिनर पे बुलाऊं, लाइक 5 स्टार रमादा पैलेस में लेके चलूं, या वो भी छोड़ो, अपन शंग्रीला चलते हैं और शंग्रीला में तुम लोगों को 10-15 हज़ार रुपए पर हेड का डिनर खिला दूं। उसके बाद अगर मैं कोई प्रपोजल रखूं तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने भी ठूस कर खाया था, तो मेरे हिसाब से मना नहीं करोगे। आप कर भी सकते हो बट शायद नहीं करोगे, क्योंकि ना एक मॉरल प्रेशर होता है आदमी के ऊपर। यहां पर वही प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही थी कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि ये तो बात इनको पता थी कि मुस्लिम लीग में दिमाग तो है नहीं। कांग्रेस जहां पर हाँ करती है वहां पर ये हाँ कराते हैं, कांग्रेस जहां पे मना करती है वहां पर ये मना कराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पापा ने कुछ मना किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो यहां पर सब बढ़िया से हो जाता है, और एट लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल देती है कि सर देखिए आपका ये प्रपोजल हमें तो पसंद नहीं आ रहा है, ये शिमला प्रपोजल जो आपने रखा था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग भी इस प्रपोजल को मना कर देती है, और लॉर्ड वेवल का ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ये मिजरेबली फेल हो जाता है। यहां तक समझ में आता है। और उसी बीच में खबर आती है कि अमेरिकन ने हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अमेरिका रशिया 2 सुपर पावर निकल कर आ चुकी हैं। आपको बता दूं अमेरिका पहले भी कॉलोनिज्म का शिकार रह चुका है, लाइक इंडिया फिर जो ये ब्रिटेन का पावर चला 200 साल तक, अमेरिका के 13 देश कभी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे। ये भी बता दूं क्यों? क्योंकि अमेरिका का झंडा अगर आप देखोगे ना बेटा, तो अमेरिका के एक झंडे में, झंडे के एक साइड पर 50 स्टार्स दिखेंगे आपको। वो 50 स्टार्स हैं अमेरिका की 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के उसी झंडे में आपको 13 धारियां दिखेंगे, 13 स्ट्राइप्स, एंड दोज 13 स्ट्राइप्स आर द ओरिजिनल 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी में से बाकी अपना जो 37 है उसी में से निकले बाकी, मतलब आधा आधा तोड़ तोड़ के। तो इस तरीके से अमेरिका 50 राज्यों का एक रिपब्लिक बना।
यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमेरिका जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, यहां पर समझ में आता है कि भाई जर्मनी हार चुका है, इटली ने अपने घुटने टेक दिए थे, और जापान तो खैर वैसे ही बर्बाद हो गया था क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी ये 2 साइट्स जापान की ही थी। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं। अभी जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीती है ना जी, लेबर पार्टी के बारे में आपको बता दूं, लेबर पार्टी हमेशा से इंडिया के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। लेबर पार्टी हमेशा से इंडियंस की हिमायती रही है, मैं ये बोलूं आपको। तो यहां पर हालांकि ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं, मतलब मैं बिल्कुल ये कहने के लिए कतरा नहीं रहा हूं, बट वो थे तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही ना, और कंजर्वेटिव पार्टी के मतलब जीन्स में रहा है कि इन लोगों को इंपीरियलिज्म पसंद है, मतलब और देशों को गुलाम बनाना इन लोगों को पसंद है। जबकि लेबर पार्टी हमेशा से सपोर्ट में थी कि इंडिया जैसे स्टेट्स को अब छोड़ देना चाहिए, और ऐसे में लेबर पार्टी के चीफ बनकर आते हैं उस समय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्रपोजल रखते हैं कि भाई अब इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है, क्या करें। 1946 में इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है। इस प्लान को ना आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में है। कैबिनेट मिशन प्लान बोलता है कि सर देखिए, अपन लोग सोच रहे हैं आपको आजाद कर दें, बट उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों की बनवा देते हैं, उसका इलेक्शन करवा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाती रहेगी, तब तक हम लोग आपके स्टेट को संभालेंगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना, अपन ट्रांसफर ऑफ पावर करके अपने देश, और आप अपने देश को संभाल लेना। प्रपोजल तो बढ़िया ही चल रहा था, बट यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना को अब एक डॉगी काटने वाला है। इसको लग रहा है कि यार दोबारा से पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये अखंड भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो मुस्लिम्स हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि अगर मुस्लिम्स का बेड़ा गर्क करना है, इनको डुबोना है, तो एक अलग से कंट्री बनानी ही पड़ेगी, और वो कंट्री बनती है। इनिशियली तो देखो पाकिस्तान काफी बढ़िया चल रहा था, बट कहते हैं ना कि देश अपनी कब्र खुद ही खोदता है, इसने भी खुद ही खोदी, क्योंकि ये टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करता है। चलिए, वो तो एक XYZ टॉपिक हो गया। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बीच में ही मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर कर देते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है कि ये कुछ महात्मा गांधी की तरह है, करो या मरो की तरह है, कुछ ऐसा ही है। मोहम्मद अली जिन्ना स्लोगन देते हैं ब्रेक एंड लीव, तोड़ो और छोड़ो, मतलब इस इंडियन फेडरेशन के टुकड़े करो और छोड़ दो इसे, कुछ इस तरीके का नारा लगता है। और जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं इंडिया में, वहां पर दंगे फूट जाते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, सपोर्ट में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में भी मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। अब ये सारा कुछ ना बिहार, बंगाल, पंजाब, यहां पर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहीं पर ज्यादा हिंदू मुस्लिम के क्लैशेज आज भी आपको देखने को मिलते हैं। खैर आज तो यूपी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महात्मा गांधी, इसको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, मतलब मैं जहां पर जाऊंगा वहां पे शायद लोग मेरी बात समझेंगे। महात्मा गांधी जहां जहां पर गए, वहां पर लोगों ने महात्मा गांधी की बात समझी और दुगनी तरीके से लोगों को मारा। मतलब महात्मा गांधी ने बोला कि ऐसे दंगे नहीं करते बेटा, आप दोनों एक ही मम्मी के 2 बेटे हैं, भाषा भी आपकी सेम है, कल्चर भी आपका सेम है। हमको लगा बुढ़ा ज्ञान दे रहा है, तो इसको एक साइड में करो, और ज्यादा दंगे आप पे भड़कने लगते हैं। कुछ समझदार लोग, जिसमें एक है हमारे पंडित जी और मोहम्मद अली जिन्ना, माउंट बैटन, और सबसे जो वो है फेमस, वो है माउंट बैटन की वाइफ एडविना माउंट बैटन, क्योंकि ये एडविना माउंट बैटन पंडित जी की कलीग रह चुकी हैं। मतलब इतने सालों बाद देखे तो थोड़ा सा तो देखो, मतलब मैं समझ रहा हूं पंडित जी की हालत थोड़े से यहाँ पर नाजुक चल रहे हैं। तो अब ये सोचते हैं कि इंडिया के टुकड़े कर देते हैं 3, इसमें से एक पाकिस्तान निकालते हैं, एक इंडिया। और माउंट बैटन की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि पब्लिकली अनाउंस कर दे। उस समय ताजमहल होटल बन चुका था टाटा का, और ताजमहल होटल में रेडियो प्रसारण किया जाता है। ऑन रेडियो इट वाज अनाउंस्ड 3 जून 1947 को कि अब हम इंडिया को फ्री कर रहे हैं, बट बिफोर यू गाइज आर फ्री, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान आप में से निकलने वाला है, जिसमें से एक ईस्ट पाकिस्तान होगा और एक वेस्ट पाकिस्तान। और ये सारी प्रक्रिया होते होते 14 अगस्त 1947 को हम लोग फादर बन गए, हमने बेटों को जन्म दिया, जुड़वा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और 15 अगस्त को पापा अलग हुए, मतलब इंडिया अलग हुआ। और इस तरीके से ये आप लोगों की हिस्ट्री खत्म होती है। वेवेल से शुरू होती है, माउंट बैटन पर खत्म होती है। वाइस रॉय सुना होगा ना आप लोगों ने अभी तक। अब जो वाइस रॉय था, वाइस रॉय का तो मतलब हो गया ब्रिटिश किंग का रिप्रेजेंटेटिव। अब इसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा तो था नहीं, और ना कोई सेंस है। तो हम लोगों ने क्या किया कि वाइस रॉय की पोस्ट को दोबारा चेंज किया।
और इस पोस्ट को अब बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोबारा से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ये इंडिया को तब तक संभालेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के माउंटबेटन ही बने। माउंटबेटन और 3 महीने तक भारत में रहे और इसके बाद हम लोगों ने सी राजा गोपालाचारी को इस पोस्ट पर बिठाया, जो कि पहले इंडियन थे इस पोस्ट पर बैठने वाले। और सी राजा गोपालाचारी को भेजा गया वाइसरॉय हाउस, जो आज के डेट में राष्ट्रपति भवन है। और वाइसरॉय हाउस में जाने के बाद इन लोगों को, मतलब सी राजा गोपालाचारी की ही स्टेटमेंट है कि सर राष्ट्रपति भवन में ना कुछ अंग्रेजों की बू आ रही है, मैं यहां पे रह नहीं सकता हूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी गुलाम हूं, मुझे गुलामी की बू आ रही है यहां से। मतलब यार इतने साल तक तुम लोग आज तक घुसे नहीं कभी, पहली बार घुसोगे तो एक बार तो देखकर लगता ही है ना कि यार गजब चीज है। जैसे मैं तुम्हें राष्ट्रपति भवन बुलाऊं, इनवाइट करूं, तो पहले तो तुम्हारे वहीं पे प्राण निकल जाएंगे कि हम वो भी राष्ट्रपति भवन। भाई तो रोड रोड पर ही आदमी को थोड़ी एक्साइटमेंट होने लगती है ना कि अपन राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही था। और यहां पर सी राजागोपालाचारी एक ट्रेंड चलाते हैं जो इंडिया में आज तक फॉलो हो रहा है जी। और ट्रेंड क्या है कि वाइसरॉय हाउस, राष्ट्रपति भवन, सो कॉल्ड राष्ट्रपति भवन का वो कमरा जहां पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, वहां पर आज कोई राष्ट्रपति नहीं रहता। सी राजागोपालाचारी ने बोला मैं इस घर के, इस भवन के गेस्ट हाउस में रहूंगा। और तब से लेकर आज तक भारत के सारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। ये भी गजब चीज है। कोई भी उस कमरे में आज तक नहीं गया, या तब रहा नहीं जहां पर कभी पहले वाइसरॉय रहा करते थे। अब ये भी देखो मोदी जी चेंज करेंगे। अब देखने वाली बात है। वैसे तो राष्ट्रपति हमारे भारत में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब बिल्कुल ही वो है, नल्ला इंसान है, क्योंकि पावर कुछ है नहीं ना। प्राइम मिनिस्टर के हाथों में पावर है, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन को डिमोलिश करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको वहीं पे छोड़ेंगे हम, क्योंकि पावर ही नहीं है ना। पावरलेस गाय है, मतलब अभी तो गर्ल है, गर्ल भी नहीं है, आंटी है। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। आइए शुरू करते हैं, इन्होंने क्या किया। लिखिए, ही प्रपोज्ड अ वेवेल्स प्लान। ही प्रपोज्ड अ वेवेल्स प्लान। ही प्रपोज्ड अ वेवेल्स प्लान। लॉर्ड वेवेल प्रपोज्ड अ वेवेल्स प्लान, according to which it was promised that the Indians will be given representation. According to which it was promised that the Indians will be given representation. Indians will be given representation in the Viceroy's. Indians will be given representation in the Viceroy's Executive Council. Indians will be given representation in the Viceroy Executive Council. Indians will be given representation in the Viceroy's Executive Council. अब यहां पर एक्चुअली मतलब बात क्या बोली गई थी, यहां पर इंडियंस नहीं बोला गया था, यहां पर बोला यह गया था कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इतना समझ में आ रहा है? ये मैं अलग से आपको लिखवाऊंगा। वैसे यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई यार, ये फेल क्यों मारा? यहां पर फेल वो इसलिए मारा क्योंकि जब इन्होंने ये बोला ना कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होगी वो हिंदू पार्टी होगी। समझ रहे हैं? मैं उठा के दे रहा हूं। आपकी टांग अभी तक ठीक हुई नहीं क्या? फ्रैक्चर हो गया था? तो इतना देर तक चल गया? ऐसा क्या कर दिया था? हाँ आपने बताया तो था, इतनी जबरदस्त। तो सीढ़ियां ठीक है? मैम मेरा तो पूछना फर्ज है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कांग्रेस का नाम जोड़ दिया था हिंदू के साथ कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एज अ हिंदू पार्टी। कांग्रेस बिगड़ गई यहां पर कि भाई हम तो पूरे देश की पार्टी है। एवरी कास्ट एंड क्रीड इज रिप्रेजेंटेड अंडर आवर पार्टी। तो आप हमको ऐसे हिंदू के साथ जोड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि आज के डेट में ये मुस्लिम्स के साथ जुड़ती है। भाई कांग्रेस की बात करें अलग, तो देखो ये कोई अछूती नहीं है, मैंने बोल दिया इस स्टेज पर, बहुत सारे बोलते भी नहीं है, बट सच बात है। क्योंकि क्यों सच बात है? क्योंकि कई बार इनकी पॉलिसीज ऐसी लगती हैं जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को वो करने के लिए आए हैं, क्या बोलते हैं,
अपीज करना चाहते हैं, वो अपीजमेंट पॉलिसीज बीजेपी भी चलाती है। देखो कोई साफ तो है नहीं, दूध के धुले तो नहीं है। और आम आदमी पार्टी पर तो आरोप भी है कि सर आपने तो दिल्ली के दंगों से पहले बिरयानी भी खिलवाई थी इन लोगों को। जो वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर रोज बिरयानी बट रही थी, दैट वाज आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड बिरयानी। तो गजब चीजें हैं बहुत सारी। इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बढ़िया है, देखा जाए तो मजा आता है, अगर ज्यादा पढ़े तो ज्यादा मजा आता है। तो यहां पर एक स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। एक्चुअली इट वॉज सेड that all the political parties actually it was said that all the political parties actually it was said that all the political parties will be represented, all the political parties will be represented in the executive council, all the political parties will be represented in the executive council, and Indian National Congress and Indian National Congress INC and Indian National Congress was proposed to be a Hindu party in this plan, and Indian National Congress was proposed to be a Hindu party in this plan या conference, because of which on June 25th 1945, because of which on June 25th 1945, June 25th 1945, वेवेल्स प्लान, इसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, वेवेल्स प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड। वेवेल्स प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड। इतना समझ के चलिएगा कि इन लोगों को शिमला बुलाया गया था इस प्रपोजल के लिए, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। और पहले जितने हिल स्टेशंस बने थे वहां पर इंडियंस की एंट्री अलाउड भी नहीं थी, क्योंकि वो ना एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के रूप में डेवलप किए गए थे। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, हम इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। और ट्रॉपिक्स में होने के कारण हम लोगों के यहाँ पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमीज थे ब्रिटिशर्स के, और कहा जाता है कि इन दोनों एनिमीज के साथ ये कभी लड़ नहीं पाए, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की वाटी लगाई। और ये दो एनिमी दो मच्छर है, एक्चुअली मच्छर एक ही है, बीमारियां दो हैं, डेंगू और मलेरिया, जिसकी वजह से जिसको हो जाता था वो अंग्रेज निपटाते ही थे जनरली। भाई इंडियंस भी निपट जाते हैं डेंगू से। यशराज, अगर वो यशराज फिल्म्स के ओनर वो डेंगू से ही मरे हैं, मतलब मच्छर बिल्कुल नहीं देखता कि वो किसका खून पी रहा है, वो पी जाता है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ठंड में मच्छर कम मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए गए थे केवल इन टाइप की बीमारियों से उभरने के लिए। तो इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गो देयर, इसलिए शायद एक वीआईपी ट्रीटमेंट देने की ये सोच रहे थे, जिसकी वजह से जो मिजरेबली फेल्ड होती है। अगर बाई चांस ये रिलीजन वाला कंसेप्ट नहीं उठाता ना, यहां पर केवल इंडियंस विल बी रिप्रेजेंटेड बोल देता, तो इसकी बात बन जाती। बट ओवर स्मार्ट, तो ओवर स्मार्टनेस मार के मतलब ऑलमोस्ट ये फेल ही हो गया प्लान। इसके बाद आगे चलते हैं। इतने में मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग घूमता है और लिखिए ऑन 16 अगस्त 1946। अच्छा नहीं, अभी ये मत लिखना, अभी पहले वो कैबिनेट मिशन प्लान लिख लो, सॉरी। लिखिए द कैबिनेट मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान विजिटेड इंडिया ऑन 16th May। The Cabinet Mission Plan visited India on 16th May 1946. The Cabinet Mission Plan visited India on 16th May 1946, which was sent by then Prime Minister, which was sent by then Prime Minister Clement Attlee, which was sent by then Prime Minister Clement Attlee. Next point, Clement Attlee, Clement, Clement Attlee became the British Prime Minister in 1945
Clement Attlee became the British Prime Minister in 1945 from the Labour Party. Clement Attlee became the British Prime Minister in 1945 from the Labour Party. Next, under Cabinet Mission Plan, Constituent Assembly, Constituent Assembly was proposed. Constituent Assembly was proposed, which was given the task for framing the Indian Constitution. Which was given the task for framing the Indian Constitution. Which was given the task for framing the Indian Constitution. Next, in July 1946, elections to the Constituent Assembly were conducted. Elections to the Constituent Assembly were conducted. Elections to the Constituent Assembly was conducted. Next point, Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah on 16th August 1946 announced the Direct Action Day. On 16th August 1946 announced the Direct Action Day. Because of which the communal rights broke out. The communal rights broke out. Rights, RIOTS, rights. Communal rights broke out in the Muslim dominated areas of Punjab. And Muslim dominated areas of Punjab and Bengal. Muslim dominated areas of Punjab and Bengal. Next, the first meeting of Constituent Assembly. The first meeting of Constituent Assembly after elections. The first meeting of Constituent Assembly after elections was conducted on 9th December 1946. Was conducted on 9th December 1946, where Dr. Sachidanand Sinha, S-A-C-H-I-D-A-N-A-N-D, Dr. Sachidanand Sinha was elected as the provisional president. Dr. Sachidanand Sinha was elected as the provisional president. Next, second meeting happened on
11th December 1946. Second meeting happened on 13th December 1940, नहीं क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 11th लिखो, सॉरी 11th December 1946, 11th December 1946, where Dr. Rajendra Prasad was appointed, as the permanent chairman of Constituent Assembly. As the permanent chairman of Constituent Assembly. As the permanent chairman of Constituent Assembly. Next, on 13th December 1946, on 13th December 1946, पंडित नेहरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जी मैं, on 13th December 1946, Pandit Nehru gave an objective resolution speech. Pandit Nehru gave an objective resolution speech. Pandit Nehru gave an objective resolution speech whose words are today enshrined in preamble. Whose words are today enshrined in preamble of Indian Constitution. Whose words are today enshrined in the preamble of Indian Constitution. Done? बस एक लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट भी छोड़ो, अब चेंज करते हैं. लॉर्ड वेवेल खत्म, उसके बाद मतलब खत्म इन द सेंस इनका टाइम पीरियड खत्म. इसके बाद अब आ रहे हैं इंडिया में लास्ट वाइस रॉय और इसके साथ हिस्ट्री खत्म, और मैं शुरू कर दूंगा ज्योग्राफी. लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन. मार्च 1947 से लेकर अगस्त. माउंटबेटन कौन सा मैम? लॉर्ड माउंटबेटन, हेडिंग डालनी है आपने. लॉर्ड माउंटबेटन, MOUNTBATTEN, मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947. इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं. लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में लिख लीजिए. ही वॉज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. He was the last viceroy of British India. He was the last viceroy of British India. Next, on 3rd June 1947, on 3rd June 1947, he announced the Mountbatten Plan on radio. He announced the Mountbatten Plan on radio. The Mountbatten Plan on radio, which was nothing but the plan, aimed at partitioning India. Which was nothing but the plan aimed at partitioning India. Which was nothing but the plan aimed at partitioning India. Next, on 14th August 1947, on 14th August 1947, Pakistan was given independence. Pakistan was given independence. And on 15th August 1947, India became an independent country. India became an independent country. Independent and sovereign country.
India became an independent and sovereign country. Next point. After independence, the post of Viceroy. After independence, the post of Viceroy. After independence, the post of Viceroy was changed into. The post of Viceroy was changed into the post of Governor General of India. The post of Viceroy was changed into the post of Governor General of India, and Mountbatten became the first Governor General of independent India. And Mountbatten became the first Governor General of independent India. और last point, after Mountbatten, C. Raja Gopalachari, C. डॉट, इनका पूरा नाम चितरंजन दास राजा गोपालाचारी, C. राजा Gopalachari became the Governor General. C. Raja Gopalachari became the Governor General. Became the Governor General of India. Became the Governor General of India. Who was the last Governor General of India? Who was the last Governor General of India and the first Indian Governor General of India? Who was the last Governor General of India and the first Indian Governor General of India? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आज तक कभी कोई इंडियन इस पोस्ट पर नहीं बैठा, तो ये पहले इंडियन थे इस पोस्ट पर बैठने वाले, और ये वैसे भी आखिरी गवर्नर जनरल है इंडिया के। अब इनके बाद क्या हुआ वो बता देता हूं आपको। अब जैसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट भाई हम लोगों ने 25 जनवरी 1950 तक कंटिन्यू करी, 25 जनवरी 1950 तक कंटिन्यू करी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 इंडिया बन गया रिपब्लिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हटा दी और इसी पोस्ट पर बैठा दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और भारत के पहले राष्ट्रपति चुनकर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से भारत बना रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब बता दूं आपको, रिपब्लिक का मतलब होता है जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड हो, जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड हो वो कंट्री रिपब्लिक। जिस कंट्री की गवर्नमेंट इलेक्टेड हो प्लस सिटीजन्स के पास राइट हो उस गवर्नमेंट को चेंज करने का, ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक। समझ में आई मेरी बात? जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड हो वो रिपब्लिक, जिस कंट्री की गवर्नमेंट इलेक्टेड हो प्लस सिटीजन्स हैव द राइट टू स्विच इट आफ्टर अ डेफिनेट टाइम, ऐसी कंट्रीज डेमोक्रेटिक। तो इंडिया डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया रिपब्लिक बना सबसे पहले, और 1952 में अपन डेमोक्रेटिक बन गए। पहली सरकार चुनकर आई जिसके चीफ बने पंडित नेहरू। इतना समझ में आता है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वी आर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक के साथ साथ अपन रिपब्लिक भी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने केवल रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो किया, डेमोक्रेटिक नहीं। चाइना इज वन ऑफ इट। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया, रिपब्लिक नहीं। यूके, ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि वहां का हेड है राजा इलेक्टेड नहीं होता है, बट वहां का रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके इलेक्शंस होते हैं। इसलिए यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है बट डेमोक्रेटिक है। चाइना थोड़ा अलग चलता है, चाइना में इलेक्शंस होते हैं बट चाइना में कहा जाता है कि सर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और केवल सर ही इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो आप सबको आना है और सर को वोट देकर भारी मतों से जिताना है। अबे जब अकेला दौड़ेगा तो फर्स्ट तो आएगा ही, क्योंकि आपके पास राइट नहीं है किसी और पार्टी को या किसी और कैंडिडेट को चूज करने का, क्योंकि चाइना चलाता है वन पार्टी सिस्टम, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इनके इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। बट जैसा भी है, चाइना का राष्ट्रपति चुना तो जाता है, इलेक्टेड है, इसलिए चाइना अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। यहां तक समझ में आता है जी? इस तरीके से आप लोगों की खत्म हो गई मेरे साथ हिस्ट्री।